ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा सेशन है वो स्टडी स्किल्स को लेकर है और इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टडी स्किल्स होती क्या है। ठीक है, स्टडी स्किल्स किसे कहते हैं? इन वेरी सिंपल टर्म्स, स्टडी स्किल्स मे बी डिफाइंड एज स्किल्स which help learners to study more efficiently. When we teach study skills to our learners, we achieve two purposes. स्टडी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता है, और वो उससे हमें दो तरह के मकसद हमारे पूरे होते हैं। जैसे कि डायरेक्टली क्या होता है, वी हेल्प द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज हिडन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो बच्चे के अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें होती है वो सब्जेक्ट को लेकर वो बाहर आती हैं। वी इम्प्रूव hidden ability to learn other subjects independently and at will. In other words, we enable him or her to learn independently. देखिए, स्टडी स्किल्स को लेने की वजह ही ये है कि ये होमवर्क को रिप्लेस करता है। होमवर्क की जगह हमें रखना चाहिए स्टडी स्किल्स। स्टडी स्किल्स उसे कहते हैं जिसमें बच्चा खुद से पढ़ता है, इंडिपेंडेंटली पढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों में ये सलाहियत पैदा होती है कि वो खुद से स्टडी करें। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग एंड लर्निंग में कि किस तरह से अगर रिंग होती है बेल तो डॉग जो है अपने फूड के लिए आता है। उसी तरह क्यों ना हम इसको रिप्लेस करें और हम इस तरह से करें कि इस वक्त में आपको अपनी सेल्फ स्टडी करना है। अगर बच्चों में रोजाना रोजाना यही हैबिट लगा दिया जाए कि भाई आपको 5 o'clock से 7 o'clock तक रोजाना पढ़ना है, तो जब बच्चों में ये हैबिट लगा दी जाती है जिस तरह से हमने होमवर्क की लगाई हुई है, ओके, अगर हम उसको रिप्लेस करके स्टडी स्किल्स की हैबिट लगाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा कारगर है। ठीक है, अब देखिए इसमें नॉलेज ऑफ स्टडी स्किल्स वुड हेल्प द लर्नर्स स्पेंड लेसर अमाउंट ऑफ टाइम इन स्टडिंग एंड लर्निंग मोर। अगर कोई भी बच्चा स्टडी स्किल्स को अच्छे से उसमें महारत रखता है तो उसके लिए लर्निंग बहुत आसान हो जाती है। वो बहुत, और ये मैं समझती हूँ हम एज ए टीचर्स और एज ए लर्नर भी अगर हम देखें तो बहुत घंटों पढ़ने को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करके लर्निंग को इजी बना सकते हैं हम, और जो हमारा मेमोरी का जो पावर है वो भी उसे बूस्ट किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? स्टडी स्किल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रिपेयर अ शेड्यूल। हमारा जो स्केड्यूल है उसको स्केड्यूल को हमें अपने बनाना है। वो किस तरह से बनाना है देखिए, बिफोर यू थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग यू मस्ट टेक अ schedule. If you don't have a schedule or plan for studying, you will not able to deal with the time that you have in your hand and allocate time for different subjects. It is most important that once you prepare the study schedule, you stick to it and follow it. यानी आपका स्टडी प्लान अगर कोई है और अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो आपको उस पर स्टिक होना है, उस पर कायम रहना है। अगर आपने अपने स्टडी का टाइम बदल दिया, मतलब मिसाल के तौर पर आपने आज कुछ अलग टाइम पर किया, कल कुछ अलग टाइम पर किया, तो उससे क्या होगा? कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप उसमें चाहते हैं कि उसमें कंसिस्टेंसी रहे तो आपको अपने टाइम को बराबर मैनेज करना है कि इसी वक्त में आपको अपनी स्टडी रखना है। आपका दिल करता है कि आज मैं सुबह में स्कूल नहीं जाऊं, शाम में जाऊं, तो ये पॉसिबल होता है? नहीं। आपने जिस तरह से अपने माइंड को इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि आपको मॉर्निंग आवर्स में यू हैव टू गो टू योर स्कूल, इसका मतलब आपने अपने स्केड्यूल को बराबर से इस तरह से मैनेज किया हुआ है कि आप उस वक्त में स्कूल जाते हैं। उसी तरह से आपको अपना स्टडी प्लान भी करना है, और जब आप स्टडी प्लान करते हैं तो आप ठीक तरह से ठीक वक्त में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग
वेयर टू स्टडी, ये सवाल से शायद आप सोचेंगे कि ये कैसा सवाल है, अपने ही घर में पढ़ने के लिए क्या जगह तलाश करना, लेकिन ये बात सही है और जरूरी भी है। क्यों? उसकी देखते हैं किस लिए, उसकी क्या वजह है। Many of many of you may be faced with the problem where to study. The answer to this question is simple. You can study anywhere. The place you choose to study should be suitable for your learning and be free from any kind of distraction. अगर घर में बड़े बैठकर बातें कर रहे हैं, आप वहीं पर बैठकर पढ़ाई करना चाह रहे हो, टेलीविजन चल रहा है और आप मतलब छोटे बच्चे भी है घर में और वो मस्ती कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, और आप वहीं बैठकर पढ़ोगे तो कभी भी आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ सकते। आपको अपने कंसंट्रेशन को उसमें फिट करना है। ये भी सोच लीजिए, आपकी स्टडीज के साथ आप सिर्फ पढ़ रहे हो, 2 घंटा आप लगा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान कहीं और था, तो कभी मुमकिन नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल को साइड में रखना है व्हेन यू आर स्टडिंग, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों में मोबाइल भी हमारा आता है कि हमें अपने मोबाइल को भी नहीं रखना है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन करने वाली हर उस चीज को हमें हटा देना है और ऐसी जगह पर स्टडी करना है जहां पर हम सुकून से पढ़ सके। देखिए, घंटों गुजारना जरूरी नहीं है, थोड़ी देर पढ़े लेकिन सुकून से पढ़े, सही तरीके से पढ़े। उसके बाद आता है थिंकिंग स्किल्स। Everybody has the ability to think. We may think about different things at the different time, at the same time, or may stick to only one aspect of thought. Everyone has thinking skills, but few use them effectively. यानी जो थिंकिंग स्किल होती है हर इंसान की अलग होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी सोचने वाली जो थिंकिंग स्किल जिसे हम कहते हैं, जो सोचने वाली जो सलाहियतें होती है उसको सही जगह पर लगाते हैं। वैसे तो हर इंसान के पास अच्छी थॉट्स आती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने वालों की तादाद बहुत कम है। Effective thinking skills cannot be studied like mathematical formula, but must be built up over a period of time. One must develop his or her thinking skill gradually and use it for his or her learning purpose. देखिए, कुछ thinking skills one shot में नहीं आती, वो experience से आती है। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और उसको उस पर गौर फिक्र करते हैं, उसके ऊपर पॉन्डर करते हैं, और जब उसको समझने लगते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से, तो आप उन चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें होती है जो वक्त के साथ साथ आपको मजबूत करती चली जाती है, आपके अंदर वक्त के साथ साथ जो है आपको आपकी क्वालिटीज को जो है इन्हांस करती है। उसके बाद है नोट टेकिंग। अब नोट टेकिंग में क्या, नोट टेकिंग विल नॉट बी यूजफुल इफ वन डज नॉट नो हाउ टू टेक नोट्स। अभी पता हो क्या होता है कि अक्सर हम कहीं जाते हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में, या कोई टीचर हमारा लेक्चर लेती है और हम उसकी नोट्स जब लिखते हैं, आपको पता है हम अपनी ही राइटिंग को समझ नहीं पाते क्योंकि वो लेजिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती लेजिबल? मतलब हम इतना उसको, ये जो लेजिबल नहीं होती मतलब क्या, क्योंकि हम उसको इतना रफ वे में लिखते हैं कि घर आने के बाद जब उसको चेक करते तो अपनी राइटिंग नहीं समझ पाते, ठीक है। तो नोट टेकिंग, जब हम किसी का लेक्चर सुने तो उसके मेन पॉइंट्स को अगर मुमकिन हो सके तो अलग कलर की पेन से हाईलाइट करें, और जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो अलग कलर की पेन से लिखें, ताकि आप उसमें डिस्क्रिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो और अपनी बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस ना लिखिए, अगर आपकी राइटिंग का कुछ इश्यू है तो आप मेन मेन पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। लेकिन नोट टेकिंग का एक उसूल ये है कि जब भी आप नोट्स किसी भी लेक्चर की ले तो उसे सही तरीके से लें, अपनी अच्छी लेजिबल हैंडराइटिंग में लें, ठीक है। Highlighting text, if it has been described by many students that they are able to learn faster the text which has been highlighted. On the contrary, underlined texts are not easily remembered. Hence, while reading a text, one should in the process keep on highlighting a text which is important. देखिए, जो मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ, ये किसी गूगल की इंफॉर्मेशन नहीं है। एक मैंने कोर्स किया था, उस कोर्स की नोट्स हैं ये।
तो बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं ये एक कोर्स का मेरे हिस्सा था जो मैं अपनी नोट्स को इसमें मैंने प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है, बट ये बहुत बेहतरीन है अगर आप समझे तो। हाईलाइट वो लर्नर्स करते हैं जो हमें जो है ना विजुअल लर्निंग पर फोकस किया गया है यहाँ पर, कि जो चीजें ज्यादा विजुअल होती हैं वो हमारी मेमोरी को बूस्ट करती है। ठीक है, अगर कोई चीज हम अंडरलाइन करते हैं तो उसे भूल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे हाईलाइट करें हाइलाइटर से तो हम उन चीजों को क्या होता है बार बार जब पढ़ते हैं तो वो हमें याद होने लगती है, हम उन्हें समझने लगते हैं। ओके, तो जब भी हम रीडिंग करें तो एकदम ऐसे नहीं कि बुक और हम रहे, एकदम पैसिव नहीं होना है। हमें अपने पास पेंसिल है, हाइलाइटर है, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और उन्हें समझने की कोशिश करना है। अब आता है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? जब हम स्टडी स्किल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन in order to represent and understand the presented information or environment। देखिए परसेप्शन वो होता है जो आपके सोचने का नजरिया है। ओके, आप क्या सोचते हैं, जो आपकी सेंस ऑर्गेन्स आपकी हेल्प करते हैं सोचने में, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। अब वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्रेट, किसी आपने जो चीजों को समझा आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। इसका मतलब हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, तो परसेप्शन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक इंसान उसे 6 कहता है तो दूसरा उसे 9 कह सकता है। ओके, अगर एक इंसान ये कहता है कि पानी का ग्लास आधा खाली है तो दूसरा ये कह सकता है कि ये आधा भरा हुआ है। इसे कहते हैं परसेप्शन। ओके, तो जब हम स्टडी स्किल्स की बात करते हैं तो परसेप्शन बहुत मैटर करता है कि आपने क्या समझा और आप उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जब आप रोजाना अपनी ये हैबिट में लाओगे कि आप चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से समझने लगोगे तो ये आपकी रीजनिंग स्किल्स को डेवलप करती चली जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Let them explore their little world on their own। इसका मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बेटर रीडर्स मेक बेटर लर्नर्स। कि अगर रीडिंग जो है बच्चे बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, जो उनको बेनिफिट देती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कुछ हाईलाइट कर लेना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, तो ये तमाम चीजें बच्चों को बहुत आगे तक ले जाती है। देखिए, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रेफरेंस टू डिक्शनरीज, लाइब्रेरी, कैटलॉग्स, टेबल्स ऑफ कंटेंट, इंडेक्स एक्सेट्रा। ऐसा नहीं कि आप बस बुक खोले हैं, आप पढ़े जा रहे, आपको पढ़ना आता है, बहुत बड़ा कमाल नहीं है ये। ठीक है, आपने उसे समझा क्या है, समझ रहे आप? अभी जो मैंने अपने पहले सेशन में कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस के एक आबिद को और एक आलिम को जब अल्लाह के रसूल ने कंपेयर किया तो क्या कहा कि आलिम की फजीलत ज्यादा है आबिद से, बिल्कुल ऐसी जैसे कि चौदहवीं के चांद की फजीलत है सितारों पर, है ना। उस रात की जो फजीलत है, देखते हैं कि हजारों करोड़ों जो है सितारे आसमान पर मौजूद है, उसके बावजूद भी क्या है, एक अकेला चांद, उसकी रोशनी जो है उन सब पर गालिब हो जाती है। ठीक है, तो जब हम चीजों को समझेंगे, जब हमें डिक्शनरी की जरूरत होना चाहिए, जब हम पढ़ रहे हैं, जब कोई वर्ड वोकैबुलरी कोई ऐसा है जो हमें नहीं समझ में आता है, अगर हम उसे रेफर नहीं करते तो इसका मतलब फिर हमने उसे क्या समझा? हमने उसे कुछ भी नहीं समझा, बस हमने रीड किया, बुक रख दिया, उसमें क्या था वो लिखने वाला जानता है और जो जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं, वी आर नॉट अवेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, कॉम्प्रीहेंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मास्टरिंग द सब स्किल्स ऑफ रीडिंग लाइक स्कीमिंग, स्कैनिंग एक्सेट्रा। स्कीमिंग किसे कहते हैं? स्कीम व्हेन यू वांट टू रीड समथिंग क्विकली टू गेट द मेन आइडिया। जब हम रीड करते हैं तो हमें क्या करते हैं, जो स्कीम होता है, स्कीम करना मतलब होता है कि हमने उसकी जो मेन आइडिया फौरन जो पढ़ लिया। स्कैन करना मतलब जो उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन होती है जो हम वो पढ़ते हैं उसे हम स्कैनिंग करते हैं। तो ये दोनों भी हमारे अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, स्कीमिंग और स्कैनिंग वाला, तब जाके हमारी रीडिंग स्ट्रांग होती है। ठीक है, अब होता है रिटेंशन।
रिटेंशन मतलब जो चीज हमने पढ़ी, जो चीज हमने समझी, जो चीज हमने सीखी, अब वो हमारे जहन में कैसे कायम रहे. Person's ability to transfer new information into their long-term memory so that it is easy for them to recall and put that knowledge to use in the future. ओके क्या है इसमें बताया गया कि पर्सन की एबिलिटी टू ट्रांसफर न्यू, मतलब जो उसकी जो एबिलिटी है, जो इंफॉर्मेशन उसने सीखी है, तो वो क्या है, उसे बहुत वो लॉन्ग टर्म आगे तक ले जाती है, मतलब इस तरह से कि वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है शिफ्ट कर देता है. ठीक है, that it is easy for them to recall and put that knowledge to use in the future. और वो रिटेन करके रखता है, अपने जहन में महफूज रखता है. ठीक है, जो उसने सीखा है. इसका मतलब रिटेंशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसी वक्त होता है जब वो चीजें रिपीट होती है, वो चीजें बार बार सीखी जाती है, तब जाकर वो बच्चा उसे रिटेन करने लगता है. इसका मतलब ये भी है कि जब स्टडी स्किल में बच्चा रोजाना पढ़ाई करेगा, चीजों को समझने लगेगा, रीड करने लगेगा, डिक्शनरी का इस्तेमाल करने लगेगा, स्किमिंग और स्कैनिंग करने लगेगा, तो वो उसकी जो नॉलेज है वो उसके दिमाग में महफूज होने लगेगी. ठीक है, और वो क्या करेगा, रिट्रीवल करेगा. रिट्रीवल मतलब उसको देखते हैं हम कि a technique revolving around repeatedly recalling learned material without seeing it in front of you. मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसे आप याद करते हैं, हालांकि वो आपके सामने नहीं होती है. ओके, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप उस अपनी उस नॉलेज को आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, इसे रिट्रीवल कहते हैं, किसी चीज को रिकॉल करना और उसको इस्तेमाल करना. ओके, उसे हम रिट्रीवल कहते हैं. तो ये सारी सलाहियतें हमारे अंदर पैदा होती हैं. ठीक है, कब, जब हम एक प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करें और जब हम खुद से स्टडी करें, उस वक्त. द लर्निंग पिरामिड नॉलेज रिटेंशन रेट्स. अब देखिए इसमें रीडिंग, ऑडियो विजुअल, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें पैसिव टीचिंग मेथड है, ये पैसिव है. ठीक है, एक्चुअल में क्या है, डिस्कशन, प्रैक्टिस बाय डूइंग, टीचिंग अदर्स. इसका मतलब यही चीज है. देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है. ठीक है, जब कोई उससे मशवरा मांगता है और वो उसे मशवरा देता है, तो ये डिस्कशन में आ जाता है और इससे वो चीजें सीखने लगता है. प्रैक्टिस बाय डूइंग मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें हैं. अगर हम देखते हैं कि किस तरह से, देखिए हम अगर देखते हैं कि कोई चीज अगर हम उसको एक्शन में लाते हैं और जब उसे करते हैं, ओके, तो वो चीजें हम बेहतर तरीके से समझने लगते हैं. जैसे कि अगर टीचर ने आपको प्लांट जर्मिनेशन का डेफिनेशन बताया, उसका मेथड है, उसको 10 बार लिखाया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद आपको वो याद नहीं. लेकिन वही चीज अगर आप अपने घर पर लाते हो और आप सीड को सो करते हो, फिर उसके बाद वो प्लांट जर्मिनेशन के अलग अलग स्टेप्स खुद ऑब्जर्व करते हो, तो वो चीज को आप बेहतर तरीके से सीख सकते हो. उसी तरह टीचिंग अदर्स मतलब देखिए यही है, जो चीज आप कोलैबोरेटिव लर्निंग में आ जाता है. जिस तरह से अभी हमने सीखा था कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में किस तरह से जो चीज हम अपने दोस्त के साथ बैठकर शेयर करते हैं और फिर उसे समझाते हैं, बताते हैं, उस तरह से हम ज्यादा सीख पाते हैं. आपने देखा इसमें कहीं पर भी होमवर्क के बारे में नहीं आया है. इसका मतलब ना तो वो पैसिव लर्निंग है, ना तो वो एक्टिव लर्निंग है. होमवर्क इज अ फॉर्म ऑफ रोट लर्निंग. याद रखिए ये चीज. हाँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप रिसर्च वर्क दीजिए. रिसर्च वर्क बच्चों को बहुत 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 ज्यादा फायदा देता है, जिसमें बच्चे खुद पॉन्डर करते हैं, सोचते हैं कि कहते हैं ना कि वाई, ऐसा क्यों, क्यों हुआ ऐसा. तो वो इंसान को बहुत सारी चीजों को सोचने पर मजबूर करता है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर पैदा होती है, बहुत सारी चीजों का सीखने का जज्बा उसके अंदर आता है. ठीक है, तो हमें प्रॉपर स्टडी प्लान को फॉलो करना चाहिए. हमारे जो बड़े हैं वो चाहिए, जो जो भी घर में बड़े हैं वो चाहिए कि अगर बच्चा कोई स्टडी प्लान को फॉलो कर रहा है तो उसमें उसकी हेल्प करे, उसमें उसको गाइड करे, उसको मॉनिटर करे और उसको मोटिवेट करे.
ठीक है, याद रखिए आज हमें किसी मैदान जंग में नहीं जाना है, लेकिन जब कोई इंसान सही काम करता है, उसके सही काम में उसकी मदद करना, यही आज के वक्त में सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग काम बन गया है। जब कोई इंसान सही काम करता है तो कोई उसके लिए खड़ा नहीं होता है, कोई इसकी पीठ नहीं थपथपाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए ताकि वो नेकियों में आगे बढ़ सके। ठीक है, और इस तरह से हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। जिंदगी में चाहे हमारी एज कुछ भी हो, लेकिन सीखने की जो है कभी भी कोई उम्र ऐसा नहीं है यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है। हमें जिंदगी के आखिरी मरहले तक, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, जिससे हम अपने आप को की भी इस्लाह कर सके, औरों की भी इस्लाह कर सके, और अपनी उम्मत के लिए जो है खैर की वजह बन सके इंशाअल्लाह। तो आइए हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ने वक्त जैसी एक नेमत हमको अता की है, और उसका सही इस्तेमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक दे, और वो इल्म हमें अता फरमाए जो उसकी राह में हम लगा सके, जो हमारे लिए खैर का मौजिब बन सके और हमारी निजात का जरिया बन सके। आमीन सुम्मा आमीन।